हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से नाटक विधा के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और हमने पिछली वीडियो में नाटक विधा से कुछ शीर्षकों को कंप्लीट कर लिया था। जैसे अगर हम देखें तो भारतेंदु पूर्व युग में नाटकों का भाव, भारतेंदु के नाटक, भारतेंदु के सहयोगी और अनुदित नाटक, ये 4 टॉपिक हमने एक वीडियो में कवर किया था। और उस वीडियो का टाइटल होगा भारतेंदु युग के नाटक। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक था वो है हमारा रोमांचकारी नाटक, पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, प्रतीकवादी नाटक और प्रसाद युगीन नाटक। तो ये सभी जो उपशीर्षक हैं ये हमने दूसरे वीडियो में कवर किया था और उस वीडियो का टाइटल होगा प्रसाद युगीन नाटक। आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं वो है प्रसादोत्तर नाटक साहित्य। ये प्रसाद युग का अनुदित नाटक साहित्य भी हमने दूसरे वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज तीसरा वीडियो है नाटक विधा से प्रसादोत्तर नाटक साहित्य। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रसादोत्तर नाटक साहित्य। पहला प्रश्न है, प्रसाद के उपरांत नवीनता और विकास की दृष्टि से किन नाटकों का प्रादुर्भाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है? सही उत्तर होगा समस्या नाटक। तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद के उपरांत नवीनता एवं विकास की दृष्टि से समस्या नाटकों का प्रादुर्भाव उल्लेखनीय है, किंतु इस पर विचार करने के पूर्व प्रसाद युगीन नाट्य धाराओं के प्रसादोत्तर विकास का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। प्रसाद के उपरांत भी पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा चलती रही और आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है। तो प्रसाद युग की समाप्ति के बाद हम ये देखते हैं कि प्रसाद युग की समाप्ति के बाद समस्या प्रधान नाटक ज़्यादा लिखे गए और यही जो प्रवृत्ति है वो प्रसादोत्तर नाटक साहित्य की मूल प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है, यानी उसके प्रादुर्भाव का कारण इन्हीं नाटकों के रूप में दिखाई देता है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी इसी रूप में था, प्रसाद के उपरांत नवीनता और विकास की दृष्टि से किन नाटकों का प्रादुर्भाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो समस्या नाटक का प्रादुर्भाव प्रसाद युगीन नाटक के बाद हमें दिखाई देता है। सबसे पहले अगर हम पौराणिक नाटक की बात करें तो ये सभी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हम प्रसादोत्तर नाटक साहित्य में भी देखते हैं, जो हमने संधि युग में प्रवृत्तियाँ देखी थी। ठीक है। तो प्रसाद युग के बाद जो प्रवृत्तियां हैं, एक तो समस्या नाटक देखा, दूसरा पौराणिक नाटक है। पहला प्रश्न इससे संबंधित, उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित अम्बा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1935 में अम्बा नाटक प्रकाशित हुआ है। अब अगर हम पौराणिक नाटकों में सबसे पहले अगर देखें तो उदय शंकर भट्ट का नाम उल्लेखनीय है और उदय शंकर भट्ट के नाटकों को भी हम देख लेते हैं जो पौराणिक नाटक से संबंधित है। जैसे इनका पहला नाटक है अम्बा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। सागर विजय 1937 प्रकाशन वर्ष है। मत्स्यगंधा 1937 प्रकाशन वर्ष है। विश्वामित्र 1938 प्रकाशन वर्ष है। राधा 1941 प्रकाशन वर्ष है। अशोक व नंदिनी 1959 प्रकाशन वर्ष है। गुरुद्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959 प्रकाशन वर्ष है। अश्वत्थामा 1959 प्रकाशन वर्ष है। असुर सुंदरी 1972 प्रकाशन वर्ष है। इसके अलावा यानी उदय शंकर भट्ट के अलावा सेठ गोविंद दास भी पौराणिक नाटकों में उनकी रुचि रही है और इन्होंने कर्ण नाटक 1946 में लिखा था। यह भी पौराणिक नाटक के अंतर्गत आता है। अगले नाटककार हैं चतुरसेन शास्त्री। इनका मेघनाथ नाटक जो है यह पौराणिक नाटक के अंतर्गत आता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है गंगा का बेटा। यह भी पौराणिक नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नाटक है नल दमयंती, प्रकाशन वर्ष 1941। यह भी पौराणिक नाटक है। श्रीमती तारा मिश्र, यह भी पौराणिक नाटककार हैं और इनके नाटक का नाम है देवयानी, प्रकाशन वर्ष 1944। अगले रचनाकार हैं रामनाथ तिवारी। इनका नाटक है श्रवण कुमार, 1946 प्रकाशन वर्ष। यह भी पौराणिक नाटक के अंतर्गत आता है। श्री गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है ययाति, 1951 प्रकाशन वर्ष, पौराणिक नाटक है यह। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नारद की वीणा, प्रकाशन वर्ष 1946। चक्रव्यूह 1954। अश्वमेध का समय नहीं दे रखा है। ठीक है। अश्वमेध का समय नहीं देखा। इसके बाद श्री रांगे राघव, इनका है स्वर्ग भूमि का यात्री, 1951 प्रकाशन वर्ष, पौराणिक नाटक है यह भी। श्री कृष्ण दत्त भारद्वाज का अज्ञातवास, 1952 प्रकाशन वर्ष। यह भी पौराणिक नाटक है। श्री हरिशंकर सिन्हा का माँ दुर्गे, 1953 आदि उल्लेखनीय है। तो ये सभी पौराणिक नाटक के अंतर्गत आते हैं और ये सभी पौराणिक नाटककार के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सेठ गोविंद दास द्वारा रचित है?
तो सही उत्तर क्या होगा? कर्तव्य। सेठ गोविंद दास का नाटक कर्तव्य है। इसके विषय में भी जान लेते हैं। इनके अतिरिक्त अब हम देख रहे हैं कि पौराणिक नाटक तो लिखे गए, ठीक है। जैसे अगर हम प्रसाद युग की इस जो श्रृंखला है जो हमने आज प्रारंभ किया है, प्रसादोत्तर नाटक साहित्य, तो इसके पृष्ठभूमि में हमने क्या चीज़ देखी कि प्रसाद युग के बाद सबसे पहले समस्या नाटक का प्रादुर्भाव हुआ और उसी रूप में हम प्रसादोत्तर नाटक को देख रहे हैं। समस्या नाटक के बाद हम देखते हैं पौराणिक नाटक भी लिखे गए और पौराणिक नाटकों को हमने देखा कि कौन कौन से पौराणिक नाटक थे। अब इन पौराणिक नाटकों में भी राम और कृष्ण की कथा से संबंधित कुछ नाटक लिखे गए, ठीक है। तो अब इनको हम देख लेते हैं। जैसे इनके अतिरिक्त राम और कृष्ण की गाथाओं से संबंधित नाटक भी लिखे गए, जिनमें पहला नाम है सेठ गोविंद दास का। इनका जो नाटक कर्तव्य है और कर्तव्य का जो पूर्वार्ध भाग है, पूर्वार्ध भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कर्तव्य का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों, ठीक है। दोनों का अलग अलग टाइमिंग है। तो जो इसका पूर्वार्ध भाग है और चतुरसेन शास्त्री का सीताराम 1939 प्रकाशन वर्ष, श्री राम 1940 प्रकाशन वर्ष और राम कुमार वर्मा का राजरानी सीता 1947 प्रकाशन वर्ष, पृथ्वीनाथ शर्मा का उर्मिला 1950 प्रकाशन वर्ष, सीताराम चतुर्वेदी 1907 से 2005 इनका समय है और इनका नाटक का नाम है शबरी 1953 प्रकाशन वर्ष, लक्ष्मी नारायण मिश्र का चित्रकूट और जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन। ये सभी राम कथा संबंधित उल्लेखनीय नाटक हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पौराणिक नाटक लिखे गए, उनको हमने देखा, और पौराणिक नाटक में भी राम और कृष्ण की कथा से संबंधित नाटक लिखे गए। तो यहाँ पर जितने नाटक आपके सामने हैं और जो भी नाटककार हैं, इन्होंने राम कथा पर आधारित, ठीक है, कृष्ण कथा नहीं, अभी सिर्फ राम कथा पर आधारित इन्होंने नाटक लिखे हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं राम कथा पर आधारित कौन कौन से नाटक है। तो सेठ गोविंद दास का कर्तव्य जो पूर्वार्ध भाग है, चतुरसेन शास्त्री का सीताराम और श्री राम, ये आपको नाम से ही लग रहा होगा, राम कुमार वर्मा का राजरानी सीता, पृथ्वीनाथ शर्मा का उर्मिला, सीताराम चतुर्वेदी का शबरी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का चित्रकूट और जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन। तो ये सभी रामकथा से संबंधित नाटक हैं। अगला प्रश्न है पुराणम कस्मात् पुरानवम भवति। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जिसमें पुराना नया हो जाए, ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। पौराणिक नाटकों के प्रधान लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। भट्ट जी पौराणिक आख्यानों की पृष्ठभूमि में आधुनिक सामाजिक समस्याओं को बड़ी कुशलता के साथ चित्रित करते हैं। श्री रांगे राघव ने भी वर्तमान जीवन की विडंबना को पौराणिक कथा के माध्यम से चित्रित किया है। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र ने पौराणिक कथा तत्वों को आधुनिक बुद्धिवादी तर्क पद्धति के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया है। यही नहीं, उन्होंने पौराणिक चरित्रों के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन भी किया है। वस्तुतः इन लेखकों का दृष्टिकोण आधुनिक युग की वैज्ञानिकता और बौद्धिकता से प्रभावित है। इसलिए ये लेखक पुराणों की कथा को नवीन अर्थगरिमा प्रदान करने में सफल हुए हैं। वस्तुतः पुराण का अर्थ भी यही है। पुराण का अर्थ क्या है? पुराणम कस्मात् पुरानवम भवति, अर्थात जिसमें पुराना नया हो जाए वही पुराण है, ठीक है। तो यह भी आपको अर्थ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हमने पौराणिक नाटककारों की विशेषताओं को भी देखा कि अलग अलग नाटककार पौराणिक कथा वस्तु को ही लिख रहे हैं, लेकिन उनमें काफ़ी भिन्नताएं हैं। अगला प्रश्न है पौराणिक नाटकों के प्रधान लेखक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? तो अभी हमने देखा उदय शंकर भट्ट को स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है दशरथ नंदन 1974 प्रकाशन वर्ष है। नाटक के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हैं और ये जो दशरथ नंदन है वो राम कथा पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने पौराणिक कथा तत्वों को किस पद्धति के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया है? तो आधुनिक बुद्धिवादी और तर्क पद्धति पर अभी हमने देखा ये तथ्य। अगला प्रश्न है नारद की वीणा और चक्रव्यूह नाटक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है? अब कृष्ण कथा की बात आ रही है तो राजरानी सीता। राजरानी सीता क्यों नहीं है? क्योंकि ये राम कुमार वर्मा का है और ये राम कथा पर आधारित नाटक है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से कृष्ण कथा पर आधारित है। इसी प्रकार अगर हम सेठ गोविंद दास का कर्तव्य देखें, कर्तव्य का वो उत्तरार्ध भाग आ गया, ठीक है। तो उत्तरार्ध भाग 1935 में प्रकाशित हुआ है। तो सेठ गोविंद दास का जो कर्तव्य है उसमें राम कथा भी है और कृष्ण कथा भी है। राम कथा पहले भाग में है और उसके दूसरे भाग में कृष्ण कथा है। अगले रचनाकार है उदय शंकर भट्ट। इनके नाटक का नाम है राधा और इसका प्रकाशन वर्ष 1941। यह भी कृष्ण कथा पर आधारित है। किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा 1939 प्रकाशन वर्ष है और यह भी कृष्ण कथा पर आधारित कथा है, नाटक है। सेठ गोविंद दास का कर्ण और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। यह भी कृष्ण कथा से संबंधित नाटक है। अगला प्रश्न है प्रसादोत्तर पौराणिक नाटककारों का दृष्टिकोण किससे प्रभावित है? सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक युग की वैज्ञानिकता और बौद्धिकता से प्रभावित नाटक है। प्रसादोत्तर पौराणिक नाटक का दृष्टिकोण किससे प्रभावित है? आधुनिक युग की वैज्ञानिकता और बौद्धिकता से। तो
अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, यानी प्रसादोत्तर नाटक में अगला जो टॉपिक है वो है ऐतिहासिक नाटक का, यानी इस युग में ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए हैं प्रसाद युग के बाद। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऐतिहासिक नाटकों में उदय शंकर भट्ट का विक्रमादित्य है, दाहर या सिंधपतन है, मुक्तिपथ है, शक-विजय है। उदय शंकर भट्ट की नाटक विक्रमादित्य का प्रकाशन वर्ष है 1933, दाहर का 1934, मुक्तिपथ का 1944 और शक-विजय का 1949। ठीक है। अगले ऐतिहासिक नाटककार हैं द्वारिका प्रसाद मौर्य। इनका नाटक का नाम है हैदर अली, प्रकाशन वर्ष 1934। भगवती प्रसाद पाथरी, ये भी ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके नाटक का नाम है कालपी, प्रकाशन वर्ष 1934। श्यामाकांत पाठक का बुंदेल केसरी, ये बुंदेल केसरी होगा। बुंदेल केसरी है। ठीक है। अगले नाटककार हैं धनीराम का वीरांगना पन्ना। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1934। अगले नाटककार हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनका नाटक है अशोक और देवा। ठीक है, 35 और 42 प्रकाशन वर्ष। ठीक है। इसके बाद नाटककार हैं गोविंद वल्लभ पंत। इनके 4 नाटक हैं ऐतिहासिक नाटक से संबंधित। राजमुकुट 1935, 1940 अंतरपुर का छिद्र, तुलसीदास 1974 और आत्मदीप 1978। अगले नाटककार है कुमार हृदय। इनका नाटक है भग्नावशेष, 1936 प्रकाशन वर्ष से। अगले नाटककार हैं गोपाल चंद्र देव। इनके नाटक का नाम है सरजा शिवाजी, प्रकाशन वर्ष 1937। कैलाशनाथ भटनागर का कुणाल, प्रकाशन वर्ष 1937 और श्रीवत्स 1941। उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है जय पराजय, 1937 प्रकाशन वर्ष। अगले नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन, 1934। शिवा साधना 1937, प्रतिशोध 1937, स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, विदा 1958, संरक्षक 1958, सांपों की दृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968 और अमृतपुत्री 1970। तो ये सभी नाटक हरिकृष्ण प्रेमी के हैं, ऐतिहासिक नाटककार हैं ये भी। अगले रचनाकार हैं परिपूर्णानंद वर्मा। इनका नाटक है रानी भवानी, 1938 प्रकाशन वर्ष। सत्येंद्र का मुक्ति यज्ञ, 1938 प्रकाशन वर्ष। मायादत्त नैथानी का संयोगिता, 1939 प्रकाशन वर्ष। मुरारी शरण मांगलिक का मीरा, 1940 प्रकाशन वर्ष। शंभु दयाल सक्सेना का साधनापथ, 1940 प्रकाशन वर्ष। सेठ गोविंद दास के 3 नाटक हैं हर्ष, कुलीनता और शशिगुप्त। हर्ष 1935, कुलीनता 1940 और शशिगुप्त 1942। अगले नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका नाटक है अशोक, 1926, गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगाद्वार 1974। अगले नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनका नाटक का नाम है झांसी की रानी, 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली 1947। अगले नाटककार हैं हरिश्चंद्र सेठ का पुरु और एलेक्जेंडर 1942, जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क 1951, देवराज दिनेश का मानव प्रताप 1952, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव 1954। तो ये सब थे प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककार। इनमें से कुछ प्रमुख नाटककार हैं जिनके विषय में हम जानेंगे, जैसे हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, रामकुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले नाम है हरिकृष्ण प्रेमी का। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है हरिकृष्ण प्रेमी से, प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककारों में प्रसाद की परंपरा का अनुगमन करने वाले मुख्य नाटककार किसे माना जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण प्रेमी। तथ्य देख लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक प्रसाद की परंपरा में माने जाते हैं। यद्यपि इनमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध रूप नहीं प्रस्तुत किया गया है, किंतु युग विशेष से संबंध ऐतिहासिक सामग्री की रक्षा तथा युगानुकूल सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने की चेष्टा अवश्य की गई है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों जैसे विदा 1958 के माध्यम से किस मुख्य उद्देश्य का प्रतिपादन किया है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता की स्थापना की है। अगला तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद की भांति हरिकृष्ण प्रेमी भी
राष्ट्रीय एकता का प्रतिपादन और समर्थन करना चाहते हैं। विदा नाटक की भूमिका में आपने लिखा है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कथन किनका है और यह किस नाटक से लिया गया है। तो विदा नाटक की भूमिका से यह कथन लिया गया है। क्या लिखा गया है इसमें? हरिकृष्ण प्रेमी लिखते हैं, भारतीय इतिहास के इन कथानकों पर जिनसे इस विशाल देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त हो, कुछ नाटक लिखने का प्रयास मैंने किया है। उसी क्रम में यह विदा नाटक भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले ऐतिहासिक नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। और पहला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट के ऐतिहासिक नाटकों जैसे मुक्तिपथ, शक विजय की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? इतिहास की आड़ में आधुनिक समस्याओं का चित्रण इसमें किया गया है। तथ्य देख लेते हैं। श्री उदय शंकर भट्ट ने प्राचीन ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यानों की आड़ में आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया है। यह प्रवृत्ति प्रसाद में भी परिलक्षित होती है, किंतु प्रसाद के नाटकों में आधुनिकता की झलक भर दिखाकर संतोष कर लिया गया है। भट्ट जी में यह प्रवृत्ति अधिक उभर गई है। अगले रचनाकार हैं श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये मिश्र हैं। प्रश्न है, वितस्ता की लहरें 1953 प्रकाशन वर्ष। नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिकंदर को किस रूप में प्रस्तुत किया है? सही उत्तर क्या होगा? एक कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया है। तथ्य है, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों की ओर से हटकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की ओर प्रवृत्त हुए थे। पहला इनका नाटक है वत्सराज 1950 प्रकाशन वर्ष, वितस्ता की लहरें 1953 प्रकाशन वर्ष और गंगा द्वार 1974 प्रकाशन वर्ष। ये 3 नाटक हैं इनके। ऐतिहासिक नाटककार हैं। ये समस्या प्रधान नाटकों से ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक की ओर प्रवृत्त हुए हैं, जिनमें 3 नाटक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, वत्सराज और वितस्ता की लहरें और गंगा द्वार आदि उनके सफल ऐतिहासिक नाटक हैं। अपने ऐतिहासिक नाटकों में मिश्र जी भारतीय राष्ट्रीय गौरव और व्यापक मानववादी दृष्टिकोण को बराबर सामने रखते हैं। इनमें जो वत्सराज नाटक है इनका उनकी विषय वस्तु के विषय में भी चर्चा की गई है। जैसे वत्सराज में उदयन के चरित्र को उन्होंने अधिक सशक्त और प्राणवान बनाया है। वितस्ता की लहरें में उन्होंने सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत करके उसकी महानता के आगे प्रश्न का चिन्ह लगा दिया गया है। वस्तुतः अपने परवर्ती नाटकों में मिश्र जी भारतीय संस्कृति के उद्धार के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पराजय की मानसिकता से ग्रस्त भारतीय युवक दिशाहीन होकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे अनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। इसके लिए वे परंपरागत ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों में परिवर्तन उपस्थित करने में भी नहीं हिचकते। भारतीय संस्कृति की अवधारणा भी उनकी अपनी है। वे बौद्ध धर्म को समर्थन नहीं दे पाते हैं। ऐतिहासिक कारणों से भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को वे अभारतीय मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने लक्ष्मी नारायण मिश्र को किस प्रकार का कलाकार माना है? सही उत्तर होगा, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने लक्ष्मी नारायण मिश्र को पुनरुत्थानवादी कलाकार माना है। तथ्य देख लेते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के शब्दों में वे यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं और यह बात उन्होंने नया साहित्य नए प्रश्न की अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए नया साहित्य नए प्रश्न के रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या होगा? नंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के किस नाटक में पल्लव राजकुमार अश्वतुंग के माध्यम से पूर्व द्वीप समूहों में भारतीय संस्कृति के प्रसार की कहानी है? सही उत्तर क्या होगा? पूर्व की ओर में। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, वो ये कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगले रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न हो गया। तथ्य देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के झांसी की रानी प्रकाशन वर्ष 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950 आदि ऐतिहासिक नाटक प्रसिद्ध हैं। झांसी की रानी में इतिहास के तथ्य प्रधान हो गए हैं। बीरबल में अकबर के राज्यकाल की परिस्थितियां उभर आई हैं और पूर्व की ओर में इतिहास की पटभूमि अत्यंत क्षीण है। वस्तुतः पल्लव राजकुमार अश्वतुंग के माध्यम से लेखक ने पूर्वी द्वीप समूहों में भारतीय संस्कृति के प्रसार की कहानी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की है। तो ये थे वृंदावन लाल वर्मा से जुड़े नाटक और उनकी विषय वस्तु। अगले नाटककार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 1905 से 1990 इनका समय है। प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास के किस कालखंड को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। तथ्य देख लेते हैं। प्रसादोत्तर युग में पूरी निष्ठा से आजीवन ऐतिहासिक नाटकों की रचना में प्रवृत्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 से
1890 का कृतित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा ने आरंभ में एकांकी नाटकों की रचना की थी। सन 1950 ईस्वी के बाद जब हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध का प्रथम दौर आरंभ हो रहा था और रचनाकार रोमांटिक भावबोध से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे थे, डॉक्टर वर्मा प्रसाद का अनुगमन करते हुए इतिहास का आधार लेकर अपने युग के राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में मग्न हो रहे थे। इनके नाटक है कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, कला और कृपाण 1955, नाना फडणवीस 1956, महाराणा प्रताप 1960, शिवाजी 1965, अशोक का अशोक 1967, जौहर की ज्योति 1967, अग्नि शिखा 1970, जयादित्य 1971, संत तुलसीदास 1974, जयवर्धमान 1975, भगवान बुद्ध 1975, समुद्रगुप्त पराक्रमांक 1978, सम्राट कनिष्क 1978, स्वयंवरा 1980, उत्सराज उदयन और महामेघ वाहन खारवेल, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर आदि अनेक नाटकों की रचना की। कहना ना होगा कि अपने इन नाटकों के माध्यम से डॉक्टर वर्मा ने लगभग 600 से लेकर 1800 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। तो ये सभी नाटक रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। ठीक है, वत्सराज उदयन और समुद्रगुप्त पराक्रमांक। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटक कौमुदी महोत्सव का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर क्या होगा? 1954। तथ्य देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा ने अपने प्रत्येक ऐतिहासिक नाटक के लिखने के पूर्व इतिहास के उस कालखंड की अच्छी छानबीन की है और पुष्ट ऐतिहासिक आधार पर वस्तु संगठन और चरित्र चित्रण किया है। उनका उद्देश्य इतिहास के उज्ज्वल पक्ष को सामने लाकर नई पीढ़ी को प्रेरणा और शक्ति प्रदान करना है। वे जाति भेद और वर्ग भेद को मिटाकर नए समाज की रचना करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने महावीर, वर्धमान, भगवान बुद्ध और अशोक के उदात्त चरित्रों को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। वे राष्ट्रीय चेतना को भी समृद्ध और पुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने चाणक्य, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, शिवाजी तथा नाना फडणवीस जैसे ऐतिहासिक पात्रों को सजीव बनाकर प्रस्तुत किया। यद्यपि डॉक्टर वर्मा ने प्राचीन आदर्शवादी नाट्य परंपरा से अलग, सहज, विश्वसनीय और मनोविज्ञान सम्मत वस्तु विधान एवं चरित्र चित्रण को महत्व देना आवश्यक समझा है, किंतु वे रोमांटिक भावबोध से मुक्त नहीं हो सके हैं। इसलिए आधुनिक भावबोध की दृष्टि से हिंदी नाटकों की परख करने वाले समीक्षकों ने उनका उल्लेख नहीं किया है। ऐतिहासिक नाटकों के संदर्भ में विचार करते हुए यह ध्यान रखना होगा कि इतिहास की पटभूमि प्रौढ़ एवं सशक्त कलाकार के लिए किसी सांस्कृतिक, भावात्मक या मानवीय सत्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है अथवा वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए परंपरा का समर्थन प्रस्तुत करके अपना वास्तविक दायित्व पूरा करती है। एक सेकंड, वास्तविक दाय पूरा करती है। ठीक है, यहाँ पर भी दाय ही लिखा हुआ है, हालांकि दायित्व तो होना चाहिए। खैर, दाय पूरा करती है। इतिहास के तथ्य जितने धूमिल होते हैं, कलाकार की कल्पना उतनी ही चटकीली होकर सामने आती है। तो अगर हम देखें तो रामकुमार वर्मा की यह विशेषता इसमें रेखांकित की गई है और इनके नाटकों के विषय में भी आपने जाना कि 600 से लेकर 1800 तक के इतिहास को इनके नाटकों के माध्यम से उजागर किया गया है। अगले रचनाकार हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इतिहास की धूमिल पटभूमि में कल्पना के उज्जवल प्रकाश की अमर गाथा माना जाता है? सही उत्तर क्या होगा? कोणार्क। तथ्य देख लेते हैं। श्री जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क 1951 इसका अच्छा उदाहरण है। यह नाटक इतिहास की धूमिल पटभूमि में कल्पना के उज्जवल प्रकाश की चिर अमर गाथा बन गया है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक का मुख्य पात्र विश्व किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा प्रधान शिल्पी कलाकार। तथ्य देख लेते हैं। कोणार्क के मंदिर का इतिहास अतीत के अंतराल में पड़ा हुआ अनुसंधित्सु को चुनौती दे रहा है। श्री माथुर ने कोणार्क के निर्माता प्रधान शिल्पी विशु के माध्यम से सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में आत्मविस्मृत कलाकार के महान पौरुष को जागृत किया है। ऐसा लगता है आगे चलकर इतिहास का उपयोग श्रेष्ठ नाटककार मानवीय सत्य के विविध रूपों और पहलुओं के निर्देशन के लिए ही करेंगे। अगला जो टॉपिक है प्रसादोत्तर नाटक का वह है, यानी हमने ऐतिहासिक देखा, पौराणिक देखा, अब समस्या प्रधान नाटकों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों की रचना की प्रेरणा मुख्य रूप से किन पाश्चात्य नाटककारों से मिली है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इब्सन और बर्नार्ड शॉ। ठीक है, बर्नार्ड शॉ
और इब्सन, इन दो पाश्चात्य नाटककारों से समस्या प्रधान नाटकों की प्रेरणा मिली है हिंदी में। तथ्य देख लेते हैं। प्रसाद के पाश्चात्य नाटकों की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन समस्या नाटकों की रचना से हुआ है। वस्तुतः उत्तर प्रसाद युग यानी समस्या नाटकों का युग कहा जा सकता है। इसलिए इस युग में ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यानों के मूल में भी समस्याएं समाविष्ट की गई हैं। एकांकी नाटक भी प्रायः किसी न किसी समस्या को लेकर ही सामने आते हैं। यह समस्या नाटक प्रेरणा के लिए पाश्चात्य नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ के ऋणी हैं। इन सन 1875 ईस्वी में ही यूरोप में इब्सन ने नाटकों की रचना में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया था। उसने व्यक्ति और समाज के पारस्परिक घात और प्रतिघात में व्यक्ति की रक्षा के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। व्यक्ति और समाज के द्वंद्वों का चित्रण उसने बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया है। लगभग इसी समय इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ की धूम मची। 1926 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने बौद्धिक एवं समस्या प्रधान नाटक लिखे। यह प्रवृत्ति हमारे नाटककारों को भी प्रभावित करने लगी और धीरे धीरे यहाँ भी समस्या नाटकों की धारा फूट निकली। इसी श्रेणी के नाटकों में अगर देखें तो प्रेम सहाय सिंह हैं, जिनका नाटक है नवयुग। ठीक है, तो प्रेम सहाय सिंह समस्या नाटककार है, इनका नाटक का नाम है नवयुग और यह प्रकाशन वर्ष इसका 1934 है। अगले नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और इनके नाटकों में राक्षस का मंदिर 1931 प्रकाशन वर्ष, सन्यासी 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1937। अगले नाटककार हैं बेचन शर्मा उग्र। इनके 3 नाटक हैं डिक्टेटर, चुंबन और आवारा। प्रकाशन वर्ष के साथ देख लेते हैं। डिक्टेटर का 37, चुंबन का 38 और आवारा का 1941। अगले नाटककार हैं गोविंद वल्लभ पंत। इनके नाटक का नाम है अंगूर की बेटी 1937 प्रकाशन वर्ष, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 प्रकाशन वर्ष, सूर्य नारायण शुक्ल का खेतिहर देश 1939 प्रकाशन वर्ष, गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी 1935 प्रकाशन वर्ष। सेठ गोविंद दास के भी नाटक हैं समस्या प्रधान नाटकों से संबंधित, जैसे पहला है विकास 1941 प्रकाशन वर्ष, सेवापथ 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947। उपेंद्रनाथ अश्क के भी नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, देवताओं की छाया में 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1955, भवन 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972। पृथ्वीनाथ शर्मा के नाटक हैं दुविधा अपराधी 7, दुविधा 1938, अपराधी 1939, 7 1944। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है छाया बंधन 1941 और 1941 दोनों का समय है। वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है खिलौने की खोज 1950 प्रकाशन वर्ष। विनोद रस्तोगी का नाटक है नए हाथ 1958 प्रकाशन वर्ष। ये सभी समस्या प्रधान नाटक थे। तथ्य देख लेते हैं। नाटकों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन की अनेक समस्याएं उठाई गई हैं। विवाह और प्रेम, पृथ्वीनाथ शर्मा के नाटक अगर हम देखें तो विवाह और प्रेम की समस्या को हम देख सकते हैं किसमें, पृथ्वीनाथ शर्मा के नाटक 7 में। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम विवाह और प्रेम की समस्या को देखना चाहें तो प्रसादोत्तर नाटककारों में एक नाम है पृथ्वीनाथ शर्मा का और इनके नाटक का नाम है 7। ठीक है, अगर हम नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न अगर देखें या उससे जुड़ी समस्याओं की बात करें तो पृथ्वीनाथ शर्मा के ही नाटक अपराधी में हम इस तथ्य को देख सकते हैं या इस समस्या को देख सकते हैं। आधुनिक शिक्षा के दुष्परिणाम को अगर देखना हो तो उपेंद्रनाथ अश्क के स्वर्ग की झलक नाटक को हम देख सकते हैं, या अमीरी गरीबी का द्वंद्व देखना हो तो सेठ गोविंद दास के गरीबी और अमीरी में हम देख सकते हैं। विधवा के पुनर्विवाह या प्रेमी के वरण या घूसखोरी या जालसाजी तथा न्याय अन्याय से जुड़े समस्याओं को अगर हमको देखना है तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम पुराने मूल्यों का विघटन जैसी समस्याओं को देखना चाहें तो विनोद रस्तोगी के नाटक नए हाथ, ठीक है, विनोद रस्तोगी के नाटक नए हाथ में वो समस्या देख सकते हैं। तो आदि ये प्रमुख समस्याएं हैं जो उपयुक्त नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ये नाटक बुद्धिवादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। आज का बुद्धिवादी नाटककार यह मानकर चलता है कि कपोल कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे इन प्रवृत्तियों को प्रश्रय देने वाले नाटक कितने ही सुंदर और मनोरंजक क्यों ना हो। तथ्य देख लेते हैं।
सिंदूर की होली के प्राकथन में डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है कि रूढ़ियों की जंजीरों को, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, चाहे उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक बौद्धिक प्रयास का लक्ष्य है। तो यह कथन डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी का है और यह कथन लिखा कहा गया है, सिंदूर की होली का प्रकथन है ये, ठीक है। तो आपके लिए यह कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में समस्या नाटकों का प्रवर्तक या प्रतिनिधि किसे माना जाता है? सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में समस्या नाटकों के प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र माने जाते हैं, किंतु विचारपूर्वक देखा जाए तो मिश्र जी के नाटक भी पाश्चात्य समस्या नाटकों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। समस्या नाटकों में भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। बर्नार्ड शॉ जो एक रचनाकार थे, पाश्चात्य नाटककार थे, जिनके प्रभाव से हिंदी साहित्य में समस्या प्रधान नाटकों की शुरुआत हुई थी। इनका समय है 1856 से 1950। इन्होंने अपने सभी नाटकों में बौद्धिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण को महत्व दिया है। उसने आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, इनके नाटक का क्या नाम है? आर्म्स एंड द मैन में रोमांटिक नैतिकता के स्थान पर यथार्थ नैतिकता की स्थापना की है। कैंडिडा जो शॉ की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, में कैंडिडा अपने कवि प्रेमी का तिरस्कार करके आधुनिक यथार्थवादी मॉडल को वर्णन करती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी बर्नार्ड शॉ के दो नाटक हैं आपके सामने, एक कैंडिडा है और दूसरा आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। इन दोनों में किस प्रकार से बौद्धिकता को प्रधानता दी गई है या आधुनिक यथार्थवादी नैतिकता को प्रधानता दी गई है। अगले रचनाकार जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इनके नाटकों में ना तो भावुकता का ही तिरस्कार किया गया है, ना आदर्शवाद का। यह अवश्य है कि मिश्र जी आधुनिक जीवन के परिवर्तित मूल्यों को लक्ष्य करते हुए समस्याएं उठाते हैं और रूढ़ियों को झटका देकर झकझोर देते हैं। अन्य नाटककारों में अश्क, रोमांस और भावुकता का पूर्ण तिरस्कार नहीं कर पाते। वे सामाजिक जीवन में प्राचीन और नवीन का समझौता चाहते हैं। सेठ गोविंददास और वृंदावन लाल वर्मा आदर्शवादी भी हैं और भावुक भी हैं। पृथ्वीनाथ शर्मा का दृष्टिकोण मानवतावादी है। यथार्थ का वह तीखा बोध जो शॉ में है, इनमें से किसी में लक्षित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली 1934 और राक्षस का मंदिर नाटकों के रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, समस्या नाटकों की मुख्य तकनीकी विशेषता क्या है? सही उत्तर क्या होगा? इसकी तकनीकी विशेषता में है सीमित पात्र और नियंत्रित कार्य व्यापार और गद्य प्रधानता, ठीक है। तो समस्या नाटकों की यह तकनीकी विशेषता है। अगला तथ्य देख लेते हैं। इस दृष्टिकोण को लेकर रचे गए समस्या नाटकों में आवश्यक गिने चुने पात्र होते हैं, कार्य व्यापार नियंत्रित होता है, काव्यमयी पदावली और गीत प्रायः नहीं होते हैं, इनका पट विस्तार सीमित होता है, फलतः जीवन की विस्तृत भूमि इनमें नहीं आ सकती है। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी प्रकाशित वर्ष 1955 और छठा बेटा नाटकों के रचयिता कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अश्क। तथ्य देख लेते हैं। उपर्युक्त सभी नाटककारों में उपेंद्रनाथ अश्क का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत यथार्थवादी है। छठा बेटा में बदले हुए संदर्भ में पिता और पुत्र के संबंध तथा कैद में सामाजिक रूढ़ियों में कैद अपने में घुटती हुई नारी की समस्या को रूमानी दृष्टि से मुक्त होकर ठोस यथार्थ के धरातल पर उठा गया है। तो यहाँ पे अश्क के दो नाटक का जिक्र हुआ है, एक छठा बेटा और दूसरा कैद। अगला प्रश्न है, अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकाला है। सही उत्तर क्या होगा इसका? किनका कथन है? ये बच्चन सिंह का कथन है। तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबंध किया है और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है। अगला जो टॉपिक है प्रसादोत्तर नाटक से संबंधित, वो है आधुनिकता बोध और प्रसादोत्तर नाटक। प्रश्न है, हिंदी नाटक में आधुनिकता बोध का आरंभ किस रचनाकार के लघु नाटकों से माना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें भुवनेश्वर प्रसाद आधुनिकता बोध को लेकर आए हैं नाटकों में, ठीक है। और इनका नाटक है ऊसर, ठीक है। तथ्य देख लेते हैं। जिस प्रकार 1952 से 60 के बीच कविता, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में रोमांटिक भावबोध से मुक्त होकर आधुनिकता बोध को स्वीकारने और महत्व देने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, उसी प्रकार सन 54 से 55 हिंदी नाटक के क्षेत्र में भी रोमांटिक भावबोध से मुक्त होने की प्रवृत्ति साफ लक्षित होती है। आलोचकों ने भुवनेश्वर प्रसाद के लघु नाटक ऊसर से आधुनिकता बोध का आरंभ स्वीकार किया है और ऊसर जो है वह हंस में 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो ये लघु नाटक इनका है, भुवनेश्वर प्रसाद का है और इससे आधुनिकता बोध की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े 1946 प्रकाशन वर्ष नाटक किस बोध को केंद्र में रखकर लिखा गया है जिसे आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा? विसंगति बोध या एब्सर्डिटी या एब्सर्ड नाटक, ठीक है। तो ये क्या है? आधुनिकता बोध का दस्तावेज है।
क्या है, जो विसंगति बोध है, यह आधुनिकता बोध का दस्तावेज है और यह किस नाटक में दिखाई दे रहा है? केंद्र में तांबे के कीड़े में दिखाई दे रहा है। तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर मदान ने भुवनेश्वर प्रसाद के ही एक दूसरे लघु नाटक तांबे के कीड़े यानी 1946 जिसका प्रकाशन वर्ष है को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। तांबे के कीड़े विसंगति बोध को केंद्र में रखकर लिखा गया है। विसंगति का अर्थ है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक युग का रचनाकार अनुभव करता है कि मानव के पैदा होने, जीने और मर जाने में कोई संगति नहीं है, सब कुछ बेमेल और बेमानी है। भुवनेश्वर ने बेतरतीब वार्तालाप, बेढंगी परिस्थितियां और अपरिचित पात्रों को एक साथ जुटाकर जीवन की विसंगति को उजागर करने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटकों के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? मोहन राकेश। तथ्य देख लेते हैं। भुवनेश्वर के बाद धर्मवीर भारती के अंधा युग 1954 को गीति नाट्य कहकर अलग कर दें। आधुनिकता बोध की दृष्टि से मोहन राकेश के नाटक, एक सेकेंड, कर दें तो, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है तो, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम तथ्य देखें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये जो नाटक है मोहन राकेश का है। और इसमें तथ्य क्या है कि भुवनेश्वर के बाद अगर हम धर्मवीर भारती के अंधा युग को गीति नाट्य कहकर, ठीक है, अंधा युग जो धर्मवीर भारती ने रचा है, अगर हम इसे गीति नाट्य कहकर अलग कर दें तो आधुनिकता बोध की दृष्टि से मोहन राकेश के 3 नाटक हमको दिखाई देते हैं। भुवनेश्वर के बाद आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ठीक है। पहले भुवनेश्वर आधुनिकता बोध के बाद हमको दिखाई देते हैं, फिर धर्मवीर भारती भी हैं और उसके बाद मोहन राकेश हैं। लेकिन अगर हम धर्मवीर भारती की रचना अंधायुग को आधुनिकता बोध ना कहकर गीति नाट्य कह देते हैं तो भुवनेश्वर के बाद हमें सीधे मोहन राकेश के नाटकों में वह आधुनिकता बोध के तत्व दिखाई देते हैं। कौन से नाटक में? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे में। आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष 58 है, लहरों के राजहंस का 63 है और आधे अधूरे का 69 है। विशेष रूप से तो उल्लेखनीय है, इन तीनों ही नाटकों में इनके नायक उस घर में लौटने के लिए विवश हैं जो उनके लिए बिखर कर, टूट कर पूरी तरह अपरिचित हो गए हैं। ये नायक अपने परिवेश से कटकर स्वयं टूट चुके हैं। इस प्रकार इन नाटकों में परिवेश से कटने और परिचित के अपरिचित होने में आधुनिकता का बोध उजागर होता है। इन नाटकों में आधुनिकता बोध के अन्य बिंदुओं को भी लक्षित किया जा सकता है। 2 विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना भी आधुनिकता की एक पहचान है। आषाढ़ का एक दिन का नायक व्यक्ति स्वातंत्र्य और राजश्रय के बीच में भटकती हुई सृजनात्मकता से उत्पन्न मानसिक तनाव झेल रहा है। लहरों के राजहंस का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति या काम और अध्यात्म के द्वंद्व से उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र अनचाही पारिवारिक परिस्थितियों में जीने की व्यवस्था से उत्पन्न तनाव में झेल रहे हैं? सही उत्तर क्या होगा? आधे अधूरे। तथ्य देख लेते हैं। आधे अधूरे के सभी पात्र अनचाही पारिवारिक परिस्थितियों में जीने की व्यवस्था से उत्पन्न तनाव झेल रहे हैं। निश्चित रूप से मोहन राकेश एक विरल प्रतिभा संपन्न नाटककार है। उनके सभी नाटकों में एक से अधिक अर्थछायाएं व्यंजित होती हैं। बिंबों, प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से विशिष्ट मनःस्थितियों को मूर्त करने में भी उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। मोहन राकेश के बाद अगर हम देखें तो विपिन कुमार अग्रवाल के 3 अपाहिज, यह भी आधुनिकता बोध से संबंधित है, प्रकाशन वर्ष 1963। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग 1968 प्रकाशन वर्ष, जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा 1969 प्रकाशन वर्ष और लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख 1968, मिस्टर अभिमन्यु 1971 और कर्फ्यू 1972, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी 1970। ये सभी नाटक में आधुनिकता बोध के बिंदुओं की तलाश की गई है। नाटककारों की चर्चा हम आगे चलकर समकालीन नाटककारों के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, प्रसादोत्तर नाटक। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है समकालीन नाटककार। समकालीन नाटककार के अंतर्गत भी कई रचनाकार हैं, उनको पढ़ने के बाद हम महिला नाटककार की ओर बढ़ेंगे। फिर महिला नाटककार के बाद हम एकांकी और गीति नाट्य या काव्य नाट्य के संदर्भ में जानेंगे और फिर जाकर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी 7 से 8 वीडियोस आपको नाटक से संबंधित मिलेंगे। तो देखते हैं कब तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर जल्द ही हम गद्य साहित्य की अन्य विधाओं की ओर बढ़ेंगे और हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं।